का सिक्सर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। झारखंड चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मंथन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक चल रही है। झारखंड चुनाव को लेकर यह मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मंथन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और उससे पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में झारखंड चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मंथन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसमें मौजूद हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमितेश, महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ बाहर निकल कर आया है अब तक? देखिए, आज सुबह से ही बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में वहां पर मुलाकात हुई थी। जो झारखंड के तमाम जो बड़े दिग्गज दिल्ली पहुंचे हुए हैं वो मौजूद रहे और काफी लंबा मंथन हुआ। एक एक सीट को लेकर के चर्चा हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव के प्रभारी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो मौजूद थे। इसके अलावा सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि झारखंड के बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके साथ बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, दोनों केंद्रीय मंत्री जो झारखंड से हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी थी, उसमें दीपक प्रकाश थे। तो निश्चित रूप से तमाम जो झारखंड के नेता हैं आज अलग से बैठे हैं। दिन में 2-2.5 घंटे तक मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। एक एक सीट को लेकर के लगातार जो दौर चल रहा है बैठकों का वो जारी रहा। और उसके बाद अभी शाम को यहाँ पर 5 बजे से बैठक चल रही है। दिल्ली के बीजेपी में जो बीजेपी का जो मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर बैठक चल रही है जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं। हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में अभी नहीं है, लेकिन झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक चल रही है जिसमें दोनों केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर पहुंची हैं, दीपक प्रकाश भी पहुंचे हैं और बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरी हैं और दोनों चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो एक बैठक का दौर चल रहा है। एक और बड़ी बैठक यहाँ पर हो रही है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में और 7 बजे से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल होंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एक बार फिर से ये लोग आपस में बैठे हैं, तमाम जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं बैठे हुए हैं और ये इसमें अंतिम एक तरह से फैसला लिया जा रहा है कि किस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, आप कह सकते हैं। तो आज रात जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें झारखंड के सभी उन सीटों पर जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उस पर नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान देखना है कब होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि चुनाव की तारीख के ऐलान के 24 से 48 घंटे के भीतर ही हम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि 1-2 दिन के भीतर ही उम्मीदवारों के नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अमितेश, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर इतना मंथन चल रहा है, कौन सी वो सीटें हैं जिन पर दांवपेच इस समय फंसा हुआ है? क्या गठबंधन मानने को तैयार नहीं है या बीजेपी के कई कैंडिडेट एक साथ एक सीट पर आ गए हैं, उनको लेकर चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए? देखिए, सबसे पहले गठबंधन के गणित को समझना होगा। चूंकि जो झारखंड की 81 सीटें हैं उसमें से आजसू को लेकर के चर्चा का दौर जारी है, अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। आजसू चाहती है कि उसको कम से कम 10 से 11 सीटें मिलें, यानी वो डबल डिजिट में चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। वो चाहती है कि डबल डिजिट में हमारे पास सीटों की संख्या हो। बीजेपी 8 से 10 सीटें उसको दे रही थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बीच की बात बन सकती है, 9 से 10 सीटों पर बात बन सकती है। दूसरी तरफ जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू की 2 सीटें फाइनल हो गई हैं। जो सूत्र बता रहे हैं
उसके मुताबिक जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट है राजा पीटर की, जो तमाड़ की सीट है। तो 2 सीटें जेडीयू को देने के लिए बीजेपी राजी है, लेकिन जेडीयू चाहती है 1 सीट और उसके खाते में हो। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू चाहती है कि महतो समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए 1 सीट हमें और मिले, यानी 3 सीट जेडीयू चाहती है। कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ठीक करना चाहती है जेडीयू, क्योंकि सरयू राय सवर्ण समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं और पुराने नेता हैं। और दूसरी तरफ राजा पीटर की बात करें तो ट्राइबल समाज से आते हैं। तो जेडीयू चाहती है कि ओबीसी समाज का व्यक्ति और वो भी महतो समाज का व्यक्ति अगर सामने तो कुल मिलाकर जेडीयू 3 सीटें चाहती है और बीजेपी उसे 2 सीटें देने पर राजी हो गई। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी चिंतन चल रहा है कि किस सीट पर किसको लड़ाया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बताएं कि झारखंड में 24 जिले और 81 विधानसभा सीटें हैं। 5 जनवरी 2025 को टर्म पूरा हो रहा है। तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं। अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 11 लाख से ज्यादा वोटर हैं। पोलिंग स्टेशन पर 1,186 हैं और इस बार भी हम PWD और विमेन मैनेज्ड बूथ बनाएंगे, यह भी कहा गया है। इसके अलावा 1,14,000 वोटर्स और 85+ एज के वोटर्स रखे गए हैं। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters. और बड़ी खबर मिल रही है, बाबूलाल मरांडी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया है। कहा है कि बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती, जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया है। बात करते हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से। मरांडी जी, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है, चुनाव का बिगुल बज गया है, कितने तैयार है बीजेपी? नहीं, सबसे पहले तो आज इलेक्शन कमीशन ने घोषणा किया है, मैं उसकी स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज ही तैयार रहती है, क्योंकि हम सबको पता है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना है और इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी सदैव सक्रिय रहती है। लगातार 365 दिन कामों में ही लगे रहती है। अब चुनाव हो गया, चुनाव के दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने काफ़ी कुछ तैयारी कर लिया है। आप सिर्फ चुनाव तिथि की घोषणा के इंतज़ार थे, उसके बाद फिर पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice
that date of poll is Wednesday. और बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। बिहार की इमामगंज, रामगढ़, बेलागढ़, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज्य के 4 विधायकों ने जीत हासिल की थी। इस कारण तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट खाली हो गई। और 16 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार कटिहार के बरारी विधानसभा आएंगे। सीएम बरारी लक्ष्मीपुर पंचायत के बीएम कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और करीब 10,000 विस्थापित लोगों को बास गीत पर्चा देंगे। स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए स्थल का निरीक्षण किया है। देखिए 16 अक्टूबर को यानी परसों बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का बरारी की धरती पर आगमन होने जा रहा है और बरारी की जनता पलक बिछाए इंतजार कर रही है कि कब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनको हम कैसे स्वागत करें। पूरा कमेटी एनडीए के पार्टी के घटक दल के सभी लोग हम लोग मिलजुल करके की तैयारी में जुटे हुए हैं और खासकर जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं, विस्थापितों को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में पिछले 2 महीने से कोलकाता के डॉक्टर आंदोलन पर हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर कोलकाता में डॉक्टर का अनशन जारी है, जिसमें शामिल कई डॉक्टर की हालत नाजुक बनी हुई है। IMA और JDN के आह्वान पर पूरे देश में डॉक्टर सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। भागलपुर के JLNMCH में डॉक्टर 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर है। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो दुर्गा पूजा में लगे दशहरे मेले का बताया जा रहा है, जिसमें एक लाल टी शर्ट पहने एक युवक की कई लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। इस शख्स की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई, जो मेले में घूमने आया था। इसी दौरान उसका विवाद हो गया, जिसको कई लोगों ने जमकर पीटा है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबर भागलपुर से है, जहां JLNMCH में मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन भटक रहे हैं। खगड़िया के पसराहा से 15 साल का छोटू कुमार घर से लापता हो गया था। 3 दिन पहले उसका शव मिला। शव का सिर और कमर के नीचे का हिस्सा बरामद हो सका है और बाकी हिस्सा पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन भटक रहे हैं। पहले खगड़िया सदर अस्पताल में शव भेजा गया था, जहां से भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र में दतियाव गांव के रास्ते में विवाद को लेकर दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि इसी रास्ते पर गांव के लोग कई साल से मूर्ति विसर्जन करते थे और उसी रास्ते के लिए दोबारा मूर्ति विसर्जन के लिए लाइसेंस मांग रहे थे, जबकि प्रशासन ने रैयती जमीन होने की वजह से मूर्ति विसर्जन के लिए लाइसेंस नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व के रास्ते पर जिनकी रैयती जमीन है, उनके पूर्वजों से रास्ता दिए जाने का इकरारनामा है। इसके बावजूद उनकी ओर से गलत ढंग से जुलूस और मूर्ति विसर्जन के रास्ते पर रोक लगाई जा रही है, जिससे नाराज लोग धरने पर बैठ गए और प्रशासन से उसी रास्ते से मूर्ति विसर्जन की मांग कर रहे हैं। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। टैंक में पाइप लगाने के दौरान यह हादसा हुआ है। स्लैब टूटने से हादसा हुआ है। नवल राम, सुधीर राम, सुशील राम तीनों की मौत बताई जा रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 का यह पूरा मामला है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। टैंक में पाइप लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। स्लैब टूटने से यह हादसा बताया जा रहा है। नवल राम, सुधीर राम, सुशील राम तीनों मृतकों के नाम बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 का यह पूरा मामला है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्लैब टूटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। दरभंगा से इस वक्त की दुखद खबर, टैंक में पाइप लगाने के दौरान हादसा हुआ है। विपिन कुमार दास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, यह हादसा कैसे हुआ और अब तक परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, जो परिजन है उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक ही परिवार है, चूंकि चारों लोग, उसमें से 3 लोग की मौत हो गई है और एक जो है गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में परिजन का रो कर बुरा हाल है। जो एक बचे हुए हैं सारे लोग उनको बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए सबको रखा गया है। जी विपिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 मजदूरों की मौत की एक खबर है जहां पर स्लैब टूटने से हादसा हुआ है। दरभंगा से इस वक्त की दुखद खबर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और खबर आरा से, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक दुकानदार पर लगातार 5 राउंड फायरिंग की है। इसमें 2 गोली दुकानदार को लगी है। गंभीर हालत में दुकानदार को कोइलवर पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुकानदार के मुताबिक 6 दिन पहले मोबाइल पर सिपाही गैंग की ओर से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। थाने में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही आरा एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष मामले की जांच में जुट गए। और खबर कारोबार से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की है। इसमें भारत में 6G डेवलपमेंट पर अपडेट पेश होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर तक होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी होगी। इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन दिखने को मिल सकता है, वहीं 6G का डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। My heartiest congratulations to our visionary and incredibly dynamic leader, Shri Narendra Modi ji, for gracing this edition of the India Mobile Congress in his historic 3rd term as Prime Minister. Adharnya Pradhan Mantri ji, under your visionary guidance, the India Mobile Congress has grown in stature and achieved global standing, making it a significant platform for digital innovation and collaboration. Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. और इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज संघर्षों से जूझ रही दुनिया को कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। टेलीकॉम केवल कनेक्टिविटी का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम भी है। उन्होंने कहा है कि आज मोबाइल और इंटरनेट अमीर और गरीब के बीच में खाई पाटने का काम कर रहे हैं। भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। और खबर खेल जगत से है। पटना में जिला प्रशासन ने एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया और हॉकी के प्रति लोगों में जागरूकता का संदेश भी दिया। गांधी मैदान में डीएम और एसएसपी समेत सभी अधिकारी ने बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया।
स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। आपको बता दें कि 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें 6 देश की टीम हिस्सा लेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें।